हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको केवल हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एंजाइना, हार्ट फेलियर और हार्ट फेलियर के साथ ही आपको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में केवल जानना होगा। इसके बाहर आपको किसी भी डिसऑर्डर को पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर आप अपने नीट एग्जामिनेशन की सही प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाइपरटेंशन को। हाइपरटेंशन को हम बहुत कॉमनली हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं और हम इस डिसऑर्डर को लेकर बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं क्योंकि हमारी फैमिलीज में हमने देखा है कि जैसे जैसे किसी इंडिविजुअल की एज बढ़ती जाती है और वो हाइपरटेंशन का पेशेंट हो जाता है। यानी कि एक बहुत कॉमन सी चीज़ है हमारी सोसाइटी में। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल से हाइयर है तो आप उसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या होती है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम जनरली 120/80 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 120 एक हाइयर लिमिट है और 80 एक लोअर लिमिट है। तो 120 का मीनिंग क्या होगा आप बिल्कुल याद रखिए। 120 को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में और ये एक सिस्टोलिक प्रेशर है या इसको पंपिंग प्रेशर कह सकते हैं। क्लियर। जबकि जो लोअर वैल्यू होती है 80 mmHg यानी कि 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है जिसको आप रेस्टिंग प्रेशर भी कह सकते हैं। तो जब भी ब्लड प्रेशर आप अपना चेक कराते हैं तो हमेशा ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो एक हाइयर वैल्यू होती है जो हमेशा रिप्रेजेंट करेगी सिस्टोलिक प्रेशर को या पंपिंग प्रेशर को, और एक लोअर वैल्यू होगी जो हमेशा रिप्रेजेंट करेगी डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर को। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल से ज्यादा कितना होना जरूरी है ब्लड प्रेशर कि आप उसको कंसीडर कर सकें कि वो इंडिविजुअल हाइपरटेंशन का पेशेंट है। तो पहली चीज तो यह है कि कभी भी किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस, स्ट्रेस हुई, एक्सरसाइज हुई या रनिंग हुई, ऐसी कंडीशंस में हाइयर हो सकता है, लेकिन वो कंडीशंस हाइपरटेंशन नहीं है। यानी कि कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर का हाइयर होना हाइपरटेंशन नहीं है, बल्कि हाइपरटेंशन है किसी इंडिविजुअल को या नहीं, इसको जानने के लिए उस इंडिविजुअल को एक पीरियोडिकली यानी कि एक निश्चित इंटरवल से कई बार अपने ब्लड प्रेशर को चेक करना होगा। यानी कि अगर कोई रिपीटेड चेक करता है अपने ब्लड प्रेशर को, यानी कि कई बार एक पीरियड के बाद अपने ब्लड प्रेशर को पीरियोडिकली चेक करता है और उसके बाद अगर उसको कॉन्टिन्यूअसली ये देखने को मिल रहा है कि उसका ब्लड प्रेशर की हाइयर वैल्यू 140 और लोअर वैल्यू 90 आ रही है या इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड हो रहा है जब वो ब्लड प्रेशर को चेक करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं कि उस पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। अब हमारी एनसीईआरटी में यह लिखा हुआ है कि अगर रिपीटेड चेक्स ऑफ बीपी की कंडीशन में 140, 90 या इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर मिलता है किसी इंडिविजुअल को, तो वो हाइपरटेंशन कंसीडर किया जाएगा विच लीड टू वेरियस काइंड ऑफ हार्ट डिसीज। तो यहां पर हमें एक कंफ्यूजन हो सकता है कि हम डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ रहे हैं और हाइपरटेंशन एक डिसऑर्डर है, तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हाइपरटेंशन से वेरियस हार्ट डिसीज हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि क्या हाइपरटेंशन कोई हार्ट डिसीज नहीं है। तो लिटरली अगर मैं आपको मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब करूं तो मैं कहूंगा कि हाइपरटेंशन इज नॉट अ डिसऑर्डर। एक्चुअली हाइपरटेंशन इज द सिम्टम ऑफ वेरियस डिसऑर्डर। अगर किसी की बॉडी में कॉन्टिन्यूअसली जब वो पीरियोडिकली अपने ब्लड प्रेशर को चेक करता है और वो 140, 90 या इससे ज़्यादा ऑप्टेन होता है, तो उस पेशेंट को आप हाइपरटेंशन कंसीडर करेंगे। लेकिन ये बीमारी नहीं बल्कि ये एक संकेत है कि उस इंडिविजुअल में वेरियस टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के होने का या आने का खतरा हो सकता है। तो कई ऐसी हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स हैं जिन डिसऑर्डर्स से हाई ब्लड प्रेशर एसोसिएटेड होता है। यानी कि दिस इज जस्ट इंडिकेशन कि आपको अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम चल रही है और आप उसको प्रॉपरली अगर ट्रीट नहीं कराते हैं तो इन फ्यूचर आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो सकती है जो काफी सीवियर होगी, आपकी जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है, या फिर आपकी बॉडी में कोई अदर एसोसिएटेड डिसऑर्डर के होने का चांस भी हो सकता है। तो हाइपरटेंशन इज सिम्टम ऑफ वेरियस कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर और वेरियस डिसएबिलिटीज। तो आपकी बॉडी में कोई भी डिसएबिलिटी अगर आती है, किसी भी टाइप की कोई डिसीज होती है, तो वहां पर हाइपरटेंशन एक सिम्टम हो सकता है। क्लियर है।
आपको हमेशा याद रखना है, अगर आप हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं करते हैं, आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स, एक्सरसाइज या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू, तो ये बिल्कुल चांसेस होगा कि लॉन्ग टाइम तक हाइपरटेंशन आपकी बॉडी में बने रहने की वजह से आपके वाइटल ऑर्गन्स यानी कि ब्रेन और किडनी जो है वो अफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पिछले एग्जामिनेशन में नीट में बिल्कुल पूछा जा चुका है कि अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसमें इनमें से किन ऑर्गन्स के सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने के चांसेस होंगे। तो याद रखिए, हाइपरटेंशन की वजह से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने के चांसेस होते हैं आपके किडनी और आपके ब्रेन के। क्लियर? अगली डिसऑर्डर्स की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। सीएडी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इन शॉर्टली इसको सीएडी कह सकते हैं हम। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज में हम सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं कोरोनरी आर्टरी का, इसके बाद आपको डिसीज को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोनरी आर्टरी का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक रीजन का सर्कुलेशन है जिसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। आप सभी ने ये नाम सुना हुआ है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बिल्कुल बताया हुआ है कि कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। कोरोनरी सर्कुलेशन एक स्पेसिफिक रीजन के सर्कुलेशन का एग्जाम्पल कहा जा सकता है। एक्चुअली हमारा हार्ट में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कोरोनरी सर्कुलेशन है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट की कार्डियक मसल्स तक पहुंचाती हैं और हमारे हार्ट की कार्डियक मसल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती हैं कोरोनरी वेंस, जो एक मेजर या लार्ज वेंस का फॉर्मेशन करती हैं जिसको आप कोरोनरी साइनस कहते हैं। और फाइनली कोरोनरी साइनस जो है वो आपके राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देती है। तो ये तो हो गया हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कार्डियक मसल्स तक पहुंचाने वाली आर्टरीज को हम क्या कहेंगे? कोरोनरी आर्टरीज। इतना आपको कंसेप्ट क्लियर है तो अब आप डिसीज को पढ़ सकते हैं। पहली चीज आप हमेशा याद रखिए, सीएडी यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अथेरोस्क्लेरोसिस भी कह सकते हैं, इसको अथेरोस्क्लेरोसिस भी कह सकते हैं। तो अथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि सीएडी का एक सिनोनिम है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन अथेरोस्क्लेरोसिस के नाम पर पूछा जाए या सीएडी के नाम पर पूछा जाए, बात एक ही होगी, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस डिसीज में अफेक्टेड क्या होने वाला है। इस डिसीज में जो अफेक्टेड होगी वो आपकी कोरोनरी आर्टरीज होंगी, जो आपके हार्ट को या हार्ट की कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। तो जो ब्लड वेसल्स अफेक्टेड होने वाली हैं, जिन ब्लड वेसल्स में आप देखेंगे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो कोरोनरी आर्टरीज होंगी, इसलिए डिसीज का नाम भी रखा गया है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। और कोरोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरीज हैं जो आपके हार्ट की कार्डियक मसल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती हैं। कंसेप्ट ये है कि आप जानते हैं कि एक नॉर्मल आर्टरी जो होती है और एक ऐसी आर्टरी जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज के केसेस में आप देखेंगे, उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज में जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनमें डिपोजिशन हो जाता है फैट का, कोलेस्ट्रॉल का या फिर फाइब्रस टिश्यूज का। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देख सकते हैं यहां पर फैट, फाइब्रस टिश्यूज या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन अगर कोरोनरी आर्टरी में हो जाएगा तो इससे आर्टरी की जो डायमीटर है, जो उसके ल्यूमेन का डायमीटर है, अंदर के जो स्पेस का डायमीटर है, वो क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। और इस वजह से अफेक्टेड होगा मेनली ब्लड का फ्लो, यानी कि आपकी हार्ट की कार्डियक मसल को सफिशिएंटली उतना अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिल पाएगा जितना उन्हें मिलना चाहिए या जितना उनकी नीड है। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज में मेनली क्या हो रहा है? कोरोनरी आर्टरीज में फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यूज के डिपोजिशन की वजह से इन आर्टरीज के ल्यूमेन का डायमीटर कम हो रहा है, जिससे हार्ट की कार्डियक मसल्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाएगा। डेफिनेटली अगर ब्लड नहीं मिलेगा कार्डियक मसल्स को तो हार्ट की कार्डियक मसल्स जो है वो वीक हो सकती हैं और इससे आगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी कॉज हो सकती हैं, जो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा आने वाली डिसीज में। अगली डिसीज हमें याद रखना है एंजाइना। एंजाइना को हम एंजाइना पैक्टोरिस के नाम से भी जानते हैं। एंजाइना को हम एंजाइना पैक्टोरिस भी कहते हैं और इसका मीनिंग होता है चेस्ट पेन, यानी कि सीने में दर्द। तो आप देखेंगे कि एंजाइना में एक बहुत मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है, कहना चाहिए, वो है एक्यूट चेस्ट पेन, यानी कि सीने में दर्द होगा।
हालांकि ये क्रॉनिक कंडीशन नहीं है, आपको कुछ समय के लिए सीने में दर्द होगा और इसके पीछे का रीजन ये होगा कि आपके हार्ट की जो कार्डियक मसल्स हैं वो इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर पा रही होंगी। तो देखिए, एंजाइना किसी भी इंडिविजुअल में हो सकता है अगर उस इंडिविजुअल में ऐसी कोई भी कंडीशन बनती है कि उसकी हार्ट की कार्डियक मसल या तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड ऑब्टेन नहीं कर पा रही हैं, या अगर ब्लड ऑब्टेन सफिशिएंटली कर रही हैं पर ब्लड में अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो भी ये कंडीशन बन सकती है। तो मैं बिल्कुल ऐसा कह सकता हूं कि एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन जो है वो मेनली अफेक्ट करेगी फ्लो ऑफ ब्लड को, यानी कि अगर हार्ट की कार्डियक मसल्स को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये बिल्कुल हो सकता है कि उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, जैसे कि आपने प्रीवियस डिसीज में देखा, यानी कि CAD में। अगर किसी इंडिविजुअल को कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है तो उसकी कोरोनरी आर्टरीज में आप देख सकते हैं कि डिपोजिशन हो जाता है फैट का, कोलेस्ट्रॉल का या फाइब्रस टिश्यूज का, जिससे कि कोरोनरी आर्टरीज जो है उनका डायमीटर, ल्यूमेन का डायमीटर जो है वो नैरोअर हो जाता है। इस कंडीशन में ब्लड का फ्लो जो है वो हार्ट की कार्डियक मसल्स में प्रॉपर वे में नहीं जा पाएगा, जिससे हार्ट की कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। दैट विल लीड टू एंजाइना, और इस वजह से पेशेंट में एंजाइना हो सकता है। यानी कि अगर किसी को CAD है तो डेफिनेटली वो एंजाइना भी एसोसिएटेड करेगा, उसको एंजाइना होने का भी चांस रहेगा अगर वो प्रॉपरली अपनी डिसीज को ट्रीट नहीं कराता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज है तो उस कंडीशन में उनकी जो आर्टरीज हैं उनको प्रॉपरली ओपन कराना जरूरी है, ताकि ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में हार्ट की कार्डियक मसल्स को मिल सके और ऐसी कंडीशंस में हार्ट की कार्डियक मसल्स को हम वीक होने से बचा पाएंगे। तो अगर कोरोनरी आर्टरी डिसीज को ट्रीट नहीं किया आपने तो वो एंजाइना को जन्म दे सकता है। सीधा मेरा कहने का कंसेप्ट ये है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो एंजाइना पेक्टोरिस डिसीज है ये ऐसा नहीं है कि केवल ओल्ड पर्सन्स को ही होगी। ये पहली चीज तो आप याद रखिए, मेल फीमेल दोनों को इक्वली अफेक्टेड कर सकती है, क्योंकि इसका सीधा रिलेशन किससे है कि कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट की कार्डियक मसल को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है। तो ये मैन को यानी कि मेल को और फीमेल को इक्वली अफेक्टेड करेगी, वो भी किसी भी एज ग्रुप के। यानी कि इसमें एज को लेकर भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये डिसीज जो है वो बच्चों को नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमनली एंजाइना की प्रॉब्लम जो देखी गई है वो मिडिल एज्ड यानी कि 30 से 40 साल के उम्र के महिला और पुरुषों में, या फिर ऐसे ओल्ड पर्सन्स में जिनकी एज 50+ होती है। तो 30 से 40 साल की उम्र के लोगों में ये डिसीज ज़्यादा देखी जाती है, या फिर ओल्ड पर्सन्स में ये डिसीज जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगली डिसीज है हमारा हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर एक बहुत ही डिफरेंट कंडीशन है, यानी कि ये एक ऐसी स्टेट ऑफ हार्ट है जिसमें आपकी जो हार्ट की कार्डियक मसल्स हैं वो वीक होने की वजह से एफिशिएंटली ब्लड को उतना पंप नहीं कर पाती जितना आपके बॉडी की नीड है। यानी कि अगर किसी की बॉडी में हार्ट फेलियर का केस आ रहा है तो इसमें हार्ट जो है उसमें डेफिशिएंसी आ जाएगी कि आपकी हार्ट के वेंट्रिकल से एफिशिएंटली उतना अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक नहीं पहुंचाया जा सकेगा जितना आपके बॉडी की नीड है। हम सभी जानते हैं कि हमारा नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जो होता है वो पर मिनट होता है 5000 ml, यानी कि 1 मिनट में आपके हार्ट के वेंट्रिकल के 1 मिनट में आपके हार्ट का एक वेंट्रिकल 5000 ml ब्लड को पंप करता है 1 मिनट में। लेकिन अगर हार्ट फेलियर का केस किसी इंडिविजुअल की बॉडी में आ रहा है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि उसके हार्ट का एक वेंट्रिकल 1 मिनट के अंदर 5000 ml ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, बल्कि बहुत कम अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप कर पाएगा, लाइक 1000 ml या 1500 ml या 2000 ml। और उस कंडीशन में आपके बॉडी की जो नीड है वो कंप्लीट या फुलफिल नहीं हो पाएगी। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि किसी इंडिविजुअल में हार्ट फेलियर के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? तो सिंपल सी चीज है, अगर वेंट्रिकल एफिशिएंटली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण है कि हार्ट की मसल्स कमजोर हो गई हैं। हार्ट की मसल्स क्या हो चुकी हैं? वीक। अब हार्ट की मसल्स को वीक किसने बनाया? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर हार्ट फेलियर के केसेस में एक कॉमन सिम्टम देखा गया है, दैट इज द कंजेशन ऑफ लंग्स। यानी कि लंग्स में कंजेशन का मतलब होगा लंग्स एल्वियोलाई में ब्लड का भर जाना। तो लंग्स में अगर
एल्वियोलर सैक में ब्लड फिल्ड हो जाएगा तो इस वजह से ब्लड प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा। जब ब्लड प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा तो हार्ट की कार्डियक मसल्स को जो ब्लड सप्लाइड किया जाएगा उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से हार्ट की कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजन सफिशिएंटली नहीं मिल पाएगी। दैट इज द रीजन कि हार्ट की मसल्स जो हैं वो वीक हो सकती हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं बात कर रहा हूं, ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि हार्ट फेलियर के पीछे रीजन होता है कंजेशन ऑफ लंग्स। ये सिम्टम जो है वो हार्ट फेलियर से एसोसिएटेड है, ऐसा आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। दैट इज द रीजन कि हार्ट फेलियर को हम समटाइम्स कंजेस्टिव हार्ट डिसीज के नाम से भी जानते हैं। कंजेस्टिव हार्ट डिसीज मतलब क्योंकि ज्यादातर केसेस में हार्ट फेलियर का रीजन कंजेशन ऑफ लंग्स माना गया है। लेकिन मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए यह चीज बताना चाहता हूं जो आपको याद रखना है कि हार्ट फेलियर हर उस कंडीशन में कॉज हो सकता है जिसमें हार्ट की कार्डियक मसल्स वीक हो रही हैं। यानी कि अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज है तो ब्लड का फ्लो जो है वो हार्ट की कार्डियक मसल में प्रॉपरली नहीं जा पाएगा। हार्ट की कार्डियक मसल को इस कंडीशन में भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो वीक हो सकती हैं। यहां तक कि अगर किसी भी वजह से किसी पेशेंट को एंजाइना होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि हार्ट की कार्डियक मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, यानी कि सीएडी और एंजाइना, इन केसेस में भी हार्ट फेलियर हो सकता है अगर इनको ट्रीट ना कराया जाए तो। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हार्ट फेलियर में जो सबसे कॉमन एसोसिएटेड सिम्टम है दैट इज द कंजेशन ऑफ लंग। ये आप रट लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन हार्ट फेलियर कॉज हो सकता है सीएडी की वजह से भी और एंजाइना की वजह से भी, क्लियर है। लेकिन किसी भी कंडीशन में हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज, यानी कि हार्ट फेलियर को आप कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक नहीं कह सकते, क्लियर है। क्योंकि हार्ट फेलियर का मतलब केवल इतना है कि आपके हार्ट के वेंट्रिकल के थ्रू एफिशिएंटली उतना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप नहीं किया जा रहा है जितना आपकी बॉडी की नीड है। पर कार्डियक अरेस्ट का मतलब सीधा सीधा होता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आपको एक बीप मिलना स्टार्ट हो जाती है, पी, ये वाली आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यानी कि आपका हार्ट बीटिंग करना बंद कर दे। व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग दैट कंडीशन इज नोन एज कार्डियक अरेस्ट, और उस कंडीशन में डेफिनेटली पेशेंट की डेथ हो जाएगी, मौत हो जाएगी। एंड हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हार्ट की जो कार्डियक मसल्स हैं सडनली अगर वो डैमेज्ड हो जाएं इनएडिक्वेट यानी कि इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई की वजह से। हार्ट अटैक एक सडन प्रोसेस है, पहली चीज आप समझ लीजिए। हार्ट की कार्डियक मसल्स को सफिशिएंट ब्लड सप्लाई तब भी नहीं मिल रही होगी जब कोरोनरी आर्टरी डिसीज होगी, लेकिन वहां पर यह कंडीशन सडनली कॉज नहीं होगी। वहां पर धीरे धीरे ब्लड का जो अमाउंट है वो हार्ट की कार्डियक मसल को कम मिल रहा होगा। जब पहले कोरोनरी आर्टरी कम ब्लॉक्ड होगी तो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर हो रही होगी, जब थोड़ी और ज्यादा ब्लॉक होगी तो ब्लड की सप्लाई थोड़ी सी कम होने लगेगी, जब और ज्यादा ब्लॉक्ड होगी यानी जैसे जैसे ल्यूमेन का डायमीटर जो है वो कम होता जाएगा, ब्लड की सप्लाई हार्ट की कार्डियक मसल को कम मिलना स्टार्ट होती जाएगी। लेकिन हार्ट अटैक के केसेस में ब्लड की सप्लाई हार्ट की कार्डियक मसल्स को अचानक मिलना बंद हो जाएगी, सडनली मिलना बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट की जो कार्डियक मसल्स हैं वो डैमेज्ड हो जाएंगी और पेशेंट को, इस कंडीशन को हम पेशेंट में क्या कहेंगे, हार्ट अटैक। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। तो कार्डियक अरेस्ट में हमेशा क्या होगा, हार्ट स्टॉप बीटिंग, जबकि हार्ट अटैक में क्या होगा, हार्ट की कार्डियक मसल को सडनली ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से या ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से वो क्या हो जाएंगी, डैमेज्ड हो जाएंगी। तो 5 डिसीज आपको याद रखनी है। पहली आपको याद रखनी है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर दैट इज हाइयर देन नॉर्मल। सेकंड आपको याद रखना है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसमें कि कोरोनरी आर्टरीज में फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइबरस टिश्यूज के डिपोजिशन की वजह से इनकी ल्यूमेन का डायमीटर क्या हो जाएगा, कम। तीसरी आपको याद रखना है एंजाइना पैक्टोरिस, जिसमें कि चेस्ट पेन होगा और उसके पीछे का रीजन है कि हार्ट की कार्डियक मसल को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसका कारण सीएडी भी हो सकता है। फोर्थ आपको याद रखना है हार्ट फेलियर, जिसमें कि हार्ट का वेंट्रिकल एफिशिएंटली ब्लड को पंप उतना नहीं कर पाएगा जितना आपके बॉडी की नीड है। एंड नेक्स्ट आपको याद रखना है, अगर आप चाहें तो इसी पे आपको 5th डिसीज जो याद रखनी है वो है कार्डियक अरेस्ट, जो कि हार्ट फेलियर से डिफरेंट है, जिसमें कि हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। एंड 6 नंबर पर आपको याद रखना है हार्ट अटैक, जिसमें कि आपको देखना है कि हार्ट में सडनली कार्डियक मसल्स डैमेज्ड होंगी ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई यानी कि इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई की वजह से। तो यहां पर आपको ये सभी चीजें मैंने बहुत प्रॉपर वे में बता दी हैं।
इसके अलावा आपको कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर को पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है, आगे मैं डिस्कस करूंगा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।